प्लांट सेल वॉल के तरफ। प्लांट सेल वॉल तो बुक्स में ज़्यादातर प्लांट सेल वॉल के बारे में पढ़ाया जाता है, तो मैं भी प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करूँगा। वैसे मैंने आपको जो है ना बैक्टीरिया की भी जो प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत कहा कि उसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, उसमें क्या कौन सी बॉन्डिंग होती है और उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग या इनर मोस्ट कवरिंग ये किस चीज़ से बनी होती है, तो वो मैंने आपको समझाया। अभी आते हैं कि प्लांट सेल वॉल को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं 3 लेयर्स को। एक है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। जिस तरह हम कहते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी मीन शुरुआत इस प्राइमरी सेल वॉल से है, ये फर्स्ट लेयर है। दूसरा जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी मीन इसके बाद जो है ना बनती है। और थर्ड जो है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। लेमेला भी हम मेम्ब्रेन को कहते हैं। लेमेला, लेमेला इज़ एक्चुअली मेम्ब्रेन, मिडल लेमेला, तो ये मिडल मेम्ब्रेन है, मिडल लेयर है। लेमेला मीन लेयर्स या मेम्ब्रेन इस तरह हम कहते हैं। तो अगर पूछे ये यार प्लांट सेल वॉल को हम कितने लेयर्स में क्लासिफाइड करते हैं, तो प्लांट सेल वॉल के 3 लेयर्स है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमेला। ऐसा इस तरह होता है कि पहला तो मिडल लेमेला होता है, फिर दूसरा प्राइमरी वॉल होता है, फिर तीसरा सेकेंडरी वॉल होता है। ये इस तरह हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब हम आउटर से इन साइड आते हैं, अगर हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे और हम आउटर से इनसाइड आते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो पहला जो है लेयर है मिडल लेमेला है, दूसरा है प्राइमरी वॉल और तीसरा है सेकेंडरी वॉल। जो इनर मोस्ट वॉल है वो सेकेंडरी वॉल है, जो आउटर मोस्ट वॉल है वो मिडल लेमेला है। लेकिन इसमें अगर सेल वॉल के लेयर देखा जाए तो मेनली सेल वॉल के 2 लेयर, ये मिडल लेमेला असल में ये भी सेल वॉल का हिस्सा है, लेकिन ये 2 एडजेसेंट सेल्स का कंबाइनली एक लेयर होता है। प्राइमरी वॉल हर सेल का जुदा अलग अलग होता है, लेकिन मिडल लेवल लेमेला जो लेयर है वो 2 एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं उसके कंबाइनली एक वॉल होते हैं, जिसको हम दरमियान वाली जो है ना, इसलिए मिडल लेमेला इसको कहा जाता है। अगर हम मिडल लेमेला को डिस्कस करेंगे तो मिडल लेमेला जो है ना लोकेटेड बिटवीन, इसकी लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो लोकेशन इसकी है कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल। मतलब 2 सेल्स है उसके प्राइमरी सेल वॉल, दो दो एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल्स के, मतलब इस तरह अगर हम कहें कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, अब ये एक लेयर हो गया, इसका भी ये प्राइमरी वॉल हो गया। ये जो दरमियान ये लेयर है ये मिडल लेमेला है, ये मिडल लेमेला है, ये मिडल लेमेला हो गई। ये जो दरमियान वाली लेयर ये मिडल लेमेला वाली है, तो ये मिडल लेमेला। अब ये भी प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। तो मतलब 2 एडजेसेंट सेल, ये एक सेल है ये दूसरा, तो 2 एडजेसेंट प्लांट सेल जो है उसके प्राइमरी वॉल्स के दरमियान है, तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइमरी वॉल्स। 2 एडजेसेंट प्राइमरी वॉल लोकेटेड बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल। 2 प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में जो लेयर है उसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। तो इसकी ये लोकेशन थी कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल। ये मतलब जो प्लांट सेल्स है उसमें पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। हर प्लांट सेल में ये होगा, ये लेयर जो है ना हर प्लांट सेल में मौजूद होगा। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। और फर्स्ट ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन, जब प्लांट के सेल डिवाइड होते हैं तो
सेल डिवीजन के फ़ौरन बाद जो फर्स्ट लेयर बनती है वो है मिडल लेमेला. मिडल लेमेला इज़ दैट लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द सेल डिवीजन, और ये हर सेल में पाई जाती है. मिडल लेमेला लोकेशन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो मिडल लेमेला इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट प्राइमरी वॉल्स. इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल. इट इज़ द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड इन सेल डिवीजन. अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल की कौन सी लेयर है जो फर्स्ट जो है ना तैयार होती है या फर्स्ट जो है ना बनती है, तो वो है मिडल लेमेला. मिडल लेमेला इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल विच इज़ फॉर्म्ड सून आफ्टर द सेल डिवीजन. जब प्लांट की सेल डिवीजन होता है तो पहला जो मिडल लेमेला है वो तैयार होती है. सेल वॉल असल में अगर हम सेल वॉल के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल it is actually the secretion of protoplasm. It is actually the secretion of protoplasm. ये जो प्लांट का सेल वॉल है ये असल में प्रोटोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में जितनी भी सिक्रीशंस होते हैं उसी सिक्रीशन से ये सेल वॉल बनता है. और बाज़ औक़ात तो हम ये भी पढ़ते हैं कि सेल वॉल, ये मैं इस तरह लिखता हूँ कि सेल वॉल, एक पॉइंट तो ये हो गया कि सेल वॉल ये कहाँ से आ गया, तो सेल वॉल इज़ एक्चुअली द सिक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल जो है ना वो प्रोटोप्लाज्म के सिक्रीशन से बना हुआ है. और प्रोटोप्लाज्म में वो कौन सी ऑर्गेनील है जो सिक्रीशन करता है, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. गोल्जी बॉडीज़ एंड गोल्जी वेसिकल्स. तो गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी वेसिकल्स की सिक्रीशंस की वजह से ये सेल वॉल बनी हुई है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल कहाँ से आई, ये सेल वॉल की कंपोजिशन किस तरह हुई, तो सेल वॉल की कंपोजिशन असल में ये प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशंस है. सेल वॉल इज़ कंपोज्ड, हम कहते हैं कि ना कि फर्स्ट लेयर ऑफ द आफ्टर सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के बाद ये सेल वॉल कहाँ से पैदा हो गया, तो ये असल में सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. तो सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसकी सिक्रीशन से ये सेल वॉल बनी हुई है. उसमें अब प्रोटोप्लाज्म और में कौन सी चीज़ है जो सिक्रीशन करता है, तो असल में प्रोटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडीज और गोल्जी का वेसिकल्स जो है ना वो उसकी सिक्रीशन से जो है ना वो सेल वॉल बनी होती है. जिस तरह हम प्लांट में अगर हम पढ़ेंगे इस तरह कि फ्रेगमोप्लास्ट हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ जो है ना ये गोल्जी वेसिकल सिक्रीट करते हो. गोल्जी वेसिकल्स में सिक्रीशंस होते हैं, तो उसकी डिपोजिशंस की वजह से एक दरमियान में एक दीवार सा बनता है, जिस तरह उसमें तो साइटोप्लाज्मिक स्पिंडल फाइबर्स है ये. तो अगर देखा जाए तो ये या भी प्लांट का सेल वॉल है, उसमें अभी सेल है, तो ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया. तो इसके दरमियान जो है ना सेल जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन है ये इस तरह डिपॉजिट होता है, एक लेयर बन जाता है. तो ये वैसे ये एक सेल में हम कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस के बाद दो न्यूक्लियस हो गए. अभी साइटोप्लाज्म कंबाइन है, सब साइटोप्लाज्म तो एक है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस, मतलब कैरियोकाइनेसिस का स्टेप कंप्लीट हो गया. तो साइटोप्लाज्म में जो मौजूद गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो सिक्रीशन करके वो सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट जो उसको हम कहते हैं वो बनाती है, और उसकी वजह से दो सेल्स तकसीम हो जाते हैं. क्योंकि प्लांट में जो है ना एस्टर रेज और ये नहीं होते. प्लांट में एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर्स ये सब कुछ चीज़ें जो है ना इस तरह एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स में जो है ना सेंट्रियोल्स एब्सेंट है. ये प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, और सेंट्रियोल्स जो है ना वो स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स से स्पिंडल फाइबर्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन उससे स्पिंडल फाइबर. जब सेंट्रियोल्स एब्सेंट है स्पिंडल फाइबर भी एब्सेंट होंगे. अभी स्पिंडल फाइबर इस तरह एब्सेंट नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे. तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसमें जो प्लांट में स्पिंडल फाइबर्स है वो साइटोप्लाज्मिक स्पिंडल फाइबर्स है. फिर
साइटोप्लाज्मिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो साइटोप्लाज्मिक स्पिंडल फाइबर की वजह से तो कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब जो एस्टर रेज है वो तो नहीं बनते, तो एस्टर रेज नहीं होंगे तो सेल मेम्ब्रेन डिवीजन किस तरह होगी। तो इस बिना पे हम कहते हैं कि गोल्जी वेसिकल्स, तो हमने पढ़ा भी था कि प्लांट के सेल डिवीजन में गोल्जी वेसिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो गोल्जी वेसिकल्स इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनील फॉर द प्लांट सेल वॉल या द फॉर द प्लांट सेल डिवीजन, क्योंकि इसमें तो एस्टर सेंट्रियूल्स एब्सेंट है, तो सेंट्रियूल्स एब्सेंट है तो स्पिंडल फाइबर तो साइटोप्लाज्मिक स्पिंडल फाइबर्स की वजह से तो कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन उसमें एस्टर रेज नहीं होता। जब एस्टर रेज नहीं होते तो सेल मेम्ब्रेन की डिवीजन नहीं होगी। तो इसमें फिर जो बहुत अहम किरदार जो है ना वो गाल्जी वेसिकल्स का है, गाल्जी बॉडीज़ का। गाल्जी बॉडीज़ जो है ना अपने आप से गाल्जी वेसिकल्स बनाते हैं, और गाल्जी वेसिकल्स की सिक्रीशंस की वजह से गाल्जी बॉडीज़ से जो सिक्रीशन होते हैं वो गाल्जी वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। तो गाल्जी बॉडी से सिक्रीशन गाल्जी वेसिकल्स के ज़रिए होता है, और गाल्जी वेसिकल जो है ना वो यहाँ पर डिपॉजिट होके एक दीवार बनाती है जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट मीन साइटोप्लाज्म को फ्रेगमेंट मीन टुकड़े करता है, तो उसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, और इस तरह से डिवीजन होती है। तो हमने पढ़ा कि ये सेल वॉल के बारे में हम जानते हैं कि सेल वॉल एक्चुअली इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी वेसिकल्स। तो ये सेल वॉल के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी बॉडीज़ की सिक्रीशंस की वजह से जो है ना प्लांट की सेल वॉल बनी हुई है। तो ये तो हो गया मिडल लेमेला। मिडल लेमेला इज लोकेटेड बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन, सून आफ्टर सेल डिवीजन जो है ना वो फर्स्ट लेयर जो है ना वो ये बनती है। अब ये मिडल लेमेला किस चीज़ से बनी हुई है, अगर हम कंपोजिशन देखा जाए कि मिडल लेमेला की कंपोजिशन क्या चीज़ है, तो मिडल लेमेला की जो कंपोजिशन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से बनी हुई है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई है। और साथ ही इसमें इतना मतलब हीमीसेलुलोज होता है, लेकिन इतना मकदार में नहीं होता। तो अगर हम देखा जाए कि मिडल लेमेला की कंपोजिशन, तो ये कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट और साथ में हीमीसेलुलोज इसमें होता है। अभी इसके सिग्निफिकेंस, इसके मतलब क्या फ़ायदा होगा, इसके रोल क्या है, तो सिग्निफिकेंस की तरफ अगर हम आगे, सिग्निफिकेंस क्या है, तो it is thin, it is a thin layer, it is thin and act as a cementing agent। असल में ये मिडल लेमेला दो सेल्स को सीमेंट करता है, होल्ड करता है, कनेक्ट करता है। तो मिडल लेमेला का रोल क्या है चीज़ है, इट इज़ अ थिन एंड एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट। ये जिस तरह हम ईंट को लगाते हैं तो उसके अंदर सीमेंट डालते हैं ताकि ये दो ईंट जो है ना आपस में पकड़, उसका एक पकड़ हो, इसका एक बॉन्ड हो। तो ये बॉन्डिंग का काम करता है कि इट इज़ अ थिन एंड एक्ट एज अ सीमेंटिंग सीमेंटिंग agent which connects the two cells, which holds the neighbor cells together, the neighbor cells together। तो ये तो मिडल लेमेला का फंक्शन था। अभी हम सीधा आते हैं प्राइमरी वॉल्स। तो प्राइमरी वॉल, तो मिडल लेमेला की नीचे जो है ना वो प्राइमरी वॉल है। तो लोकेशन पे आते हैं कि मिडल लेमेला कहाँ मौजूद है, तो इट इज़ प्रेजेंट इनर टू मिडल लेमेला, इनर टू मिडल लेमेला। मिडल लेमेला की नीचे जो है ना जो फर्स्ट लेयर है वो है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज़ द इनर टू मिडल लेमेला, इट इज़ अ ट्रू वॉल। असल में सेल वॉल का जो एक्चुअल लेयर है वो प्राइमरी वॉल है। मिडल लेमेला तो कंबाइन है, मिडल लेमेला कंबाइन वॉल है। हमने पढ़ा कि इट इज़ द एडजेसेंट, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, मतलब ये मिडल लेमेला इस सेल का भी है और इसका भी है, तो ये कंबाइनली मुशावरत का जो है ना एक दीवार है। लेकिन प्राइमरी वॉल जो है ना वो हर एक सेल का जुदा जुदा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी वॉल इज़ एक्चुअली अ ट्रू वॉल ऑफ द सेल वॉल, द ट्रू लेयर ऑफ द सेल वॉल, एंड इट इज़ प्रेजेंट इनर टू द मिडल लेमेला।
फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। और डेवलप्स इन न्यूली, अब जब डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद मिडल लेमेला हो गई, अब मिडल लेमेला से प्राइमरी वाल बन जाते, टू डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल, न्यूली ग्रोइंग सेल। ये जो है ना डिवाइड, न्यूली डिवाइड सेल्स ये इसमें होता है, और जब ये सेल डिवाइड होता है तो उसकी जब ग्रोइंग स्टार्ट होती है तो इसमें फिर प्राइमरी वाल बन जाती है। और ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वाल, हर एक सेल में अपना जो है ना एक प्राइमरी सेल वाल होता है। कंपोजिशन अगर देखा जाए कि इसकी कंपोजिशन किस चीज़ से है, तो प्राइमरी वाल की कंपोजिशन में सिंपल बताता हूँ कि प्राइमरी वाल की कंपोजिशन जो है ना, हम इस तरह के कि सी पी एच मतलब, सी मतलब सेलुलोज, पी मतलब पेक्टिन, और एच मतलब हीमी सेलुलोज। तो प्राइमरी वाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। सीपीएच के फार्मूले से हम याद करते हैं कि प्राइमरी वाल इज कंपोज्ड ऑफ सीपीएच, सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। प्राइमरी वाल कंपोजिशन हमने पढ़ा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। तो ये सेलुलोज जो है ना, ये माइक्रोफिब्रिल्स, इसकी फाइबर्स बंडल जो है ना, सेलुलोज इज प्रेजेंट एक्चुअली इन माइक्रोफिब्रिल्स फॉर्म, इसकी फाइबर्स बनी हुई थे। माइक्रोफिब्रिल मीन द बंडल ऑफ सेलुलोज चेन्स। माइक्रोफिब्रिल मीन बंडल ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल है, तो फिब्रिल्स है, तो हम इस तरह के देखें बंडल ऑफ सेलुलोज चेन दैट इज कॉल्ड सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल is actually cellulose microfibril is actually a bundle of cellulose chain। तो सेलुलोज तो फाइबर्स की शक्ल में मौजूद है। पेक्टिन और हेमीसेलुलोज इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाई है, मैट्रिक्स। तो ये पेक्टिन और हेमीसेलुलोज एक मैट्रिक्स बनाती है, और उस मैट्रिक्स में जो है ना क्रिस क्रॉसली अरेंजमेंट उसके, ये मतलब इस तरह ये पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की है, और इसमें जो है ना पेक्टिन मौजूद है, सेलुलोज जो माइक्रोफिब्रिल्स है इसमें मौजूद है। तो माइक्रोफिब्रिल रन्स थ्रू मैट्रिक्स इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये एक मैट्रिक्स बनी हुई है, मैट्रिक्स बनी हुई है। इस मैट्रिक्स में सेलुलोज का जो फाइबर्स है वो क्रिस क्रॉस अरेंज हो गया है। तो इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से जो प्राइमरी वाल है वो थोड़ा बहुत मतलब टफ दिखाई दे रहा है, ये फ्लेक्सिबल ड्यू टू दिस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये पेक्टिन और हेमीसेलुलोज का एक मैट्रिक्स बना हुआ है, जिसमें सेलुलोज जो है ना वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट उसकी हुई है। So the pectin and hemicellulose made a matrix in which the cellulose microfibrils are arranged in a crisscross manner. So this due to this crisscross arrangement जो है ना प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो इट इज़ थिन। अगर सिग्निफिकेंस के बारे में हम देखा जाए तो सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल, इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल, slightly flexible. Due to its flexibility it is adapted to growth। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर इट्स ग्रोज। इट फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सेल के साथ साथ जब सेल जो है ना स्वेल अप होता है तो ये प्राइमरी वाल इसमें भी जो है ना इसमें भी ग्रोथ होता है। सेल के
ग्रोथ के साथ साथ इसका भी ग्रोथ होता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है. मीन्स द सेल वॉल स्ट्रिच प्लास्टिकली. अब सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल स्ट्रिचेस प्लास्टिकली. प्लास्टिकल मीन इरिवर्सिबल. प्लास्टिकली मीन इरिवर्सिबल मतलब सिल एक दफ़ा जो है ना स्विल हो गया तो ये सेल वाल भी, प्राइमरी वाल भी इसके साथ जो है ना स्ट्रेच हो गया. लेकिन सेल जब श्रिंक होता है तो प्राइमरी वाल अपनी जगह पर रहता है. ये इरिवर्सिबल मूवमेंट है, ये फिर दोबारा अपनी जगह नहीं आता. तो ये प्लास्टिसिटी इसको हम कहते हैं कि सेल वाल स्ट्रिच बट इट डजंट कम बैक. इरिवर्सिबल स्ट्रेचेस इसमें होती है. और ये भी इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से है कि ये फ्लेक्सिबल है और इसकी ग्रोथ होती है. लेकिन एक दफ़ा इसकी ग्रोथ हो गई तो वो रिटर्न जो है ना अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे फिर नहीं आता. एंड ड्यू टू दिस इट गिव स्ट्रेंथ टू द सेल. स्ट्रेंथ टू द सेल. गिव स्ट्रेंथ टू द सेल. गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल. तो ये इसके जो है ना, इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल. ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर इट ग्रोज with along with the cell grows. Cell wall stretches plastically irreversibly and doesn't come back to the normal position, and due to its flexibility it gives strength to the cell. तो ये तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस, उसके कुछ इम्पोर्टेंट रोल हो गए. उसके बाद जब हम आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल पे. सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. तो सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन को अगर हम देखा जाए कि इसकी कंपोजिशन क्या है, तो सेकेंडरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ SWISCL. मीन एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं सुब्रेन. तो सुब्रेन हो गई. W मीन वैक्स. IS मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक salts, calcium salt, magnesium salt, etc. C means cellulose और L की मतलब है लिग्निन. लिग्निन. तो सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सुब्रेन, वैक्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सेलुलोज एंड लिग्निन. तो इसकी कंपोजिशन इस चीज़ों से हुई है. अब सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन की बात करें तो इट इज़ inner to primary wall. It is present inner to प्राइमरी सेल वॉल. ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे होता है. ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे होता है. और कहाँ पे मौजूद होता है? फाउंड किन किन सेल्स में मौजूद है? तो फाउंडेड, वो तो हम कहते हैं कि फाउंड इन ऑल सेल्स. बट सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना, फाउंडेड इन फ्यू सेल्स. सेकेंडरी सेल वॉल हर प्लांट सेल में नहीं होता. हर प्लांट सेल के मतलब हर सेल में नहीं होता. प्लांट के ऑल सेल्स में नहीं होता. फाउंडेड इन फ्यू सेल्स ऑफ प्लांट सच एज जाइलम सेल. जाइलम सेल्स में होते हैं. और इसके साथ साथ स्क्लेरेनकाइमल सेल्स. स्क्लेरेनकाइमल सेल्स. स्क्लेरेनकाइमल सेल्स और जाइलम सेल्स में ये मौजूद होते थे. तो अगर हम से कोई पूछे कि सेकेंडरी वॉल्स हर सेल में मौजूद होता है, प्लांट के हर सेल में सेकेंडरी वॉल मौजूद होते हैं, नहीं. सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ जाइलम सेल में मौजूद होता है और स्क्लेरेनकाइमल सेल्स में मौजूद होता है. तो जाइलम सेल में मौजूद होता है और जाइलम सेल में ये ट्रांसपोर्ट्स, ये जो सेकेंडरी वाला है ये ट्रांसपोर्ट में मदद करती है. और हम कहते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे वो ट्रांसपोर्ट का वो पाथवे है जो सेल वॉल के ज़रिए होता है. उसको हम एपोप्लास्ट पाथवे होता है, उसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं. एक पाथवे जो है ना सेम्प्लास्ट जो है ना, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट होता है उसको हम सेम्प्लास्ट पाथवे होता है.
कहते हैं। और जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये सेल वॉल टू सेल वॉल जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल थ्रू सेल वॉल टू सेल वॉल, दैट इज़ कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। तो जाइलम सेल में ये होता है, ये रिजिडिटी भी देती है और इसके साथ साथ जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती है। इसके साथ साथ ये कहाँ पर डेवलप तो डेवलप्स ओनली इन मेच्योर सेल्स, डेवलप्स ओनली इन मेच्योर सेल्स, ओनली इन मेच्योर या ओल्ड सेल्स, मेच्योर और ओल्ड सेल्स में ये मौजूद होता है। सही है। इसमें लिग्निन होता है और लिग्निन का जो है ना ये भी जो है ना वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो है ना मौजूद होता है। तो लिग्निन भी जो है ना ये सेलुलोज के जो माइक्रोफिब्रिल्स है उसको जो है ना वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज करती है और इसमें मौजूद होते हैं। तो लिग्निन इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। सेलुलोज जो माइक्रोफिब्रिल जो उसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हुई है तो उसमें लिग्निन भी जो है ना साथ मौजूद होता है और इसकी सीमेंटिंग करता है। तो लिग्निन सीमेंट्स the cellulose microfibrils in criss-cross arrangement। जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट्स हुई है तो इसमें लिग्निन का भी सीमेंट का रोल अदा करता है, मीनिंग इसको और भी हार्ड करता है, रिजिड करता है। तो अगर हम कहते हैं कि सेल वॉल इज़ रिजिड तो सेल वॉल असल में लिग्निन की वजह से इसकी रिजिडिटी होती है। और जब सेल वॉल की रिजिडिटी हो गई, एक दफ़ा सेल वॉल रिजिड हो गया तो फिर उससे जो है ना उससे ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जो है ना वो इम्पॉसिबल होती है। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो सेल जो है ना फिर बिकम डाइज। तो सेल जो है ना लिग्निन की वजह से सेल डाई होता है, सेल डाइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जो सेल वॉल में जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो उस लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से सेल जो है ना सेल वॉल सख्त हो जाता है, रिजिड हो जाता है और उसकी वजह से वो नॉन लिविंग, इसलिए इसको हम नॉन लिविंग कहते हैं क्योंकि उससे फिर कुछ पास नहीं होता। और जब उससे कुछ चीज़ें पास नहीं होती तो सेल जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और सेल बिकम डाइज। तो अगर सेकेंडरी सेल वॉल की जो है ना हम सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ें कि सेकेंडरी सेल वॉल के अगर हम सिग्निफिकेंस के बारे में हम पढ़ें तो इस तरह हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना वो थिक है, इज थिक। अब प्राइमरी वॉल जो है ना थिन होता है और सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक ड्यू टू लिग्निन एंड रिजिड। ये मोटा भी होता है और सख्त भी होता है लिग्निन की वजह से। ड्यू टू रिजिडनेस इट इट डज नॉट अलाउ ग्रोथ एंड ड्यू टू ड्यू टू इट्स रिजिडिटी उसकी इस सख्ती की वजह से, उसके सख्त होने की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती। इट डज़ नॉट, या ड्यू टू इट्स रिजिडिटी इट डज़ नॉट ग्रो। तो प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल में फ़र्क भी है कि प्राइमरी वाल में उसकी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी वाल की ग्रोथ नहीं होती। प्राइमरी वाल जो है ना वो मिडल लेमेला की इनर होती है, मीन और सेकेंडरी वाल से ऊपर होता है और सेकेंडरी वाल नीचे होता है। प्राइमरी वाल हर प्लांट सेल में मौजूद है, सेकेंडरी वाल सिर्फ और सिर्फ जाइलम सेल और स्क्लेरेन्काइमल सेल्स में मौजूद होता है। प्राइमरी वाल थिन होता है और उसकी ग्रोथ पॉसिबल है, सेकेंडरी वाल थिक होता है और उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस भी हो गया। वो परमिएबल होता है, ये लेस परमिएबल होता है, लेस परमिएबल टू सब्सटेंसेस एंड यूजुअली द सेल्स बिकम डाई, क्योंकि इसकी परमिबिलिटी वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो
ख़त्म होती है। और इसी लिग्निन की वजह से जो है ना ये प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू लिग्निन, ड्यू टू लिग्निन lignin the secondary due to lignin secondary cell wall provides a definite shape and mechanical support to cell। तो इसी सेकेंडरी वॉल के थिकनेस और रिजिडिटी की वजह से ये जो है ना सेल को एक प्रॉपर शेप भी देता है और मैकेनिकली जो है ना सपोर्ट करता है। तो ये तो थोड़ा बहुत जो है ना हमने प्लांट सेल वॉल के बारे में एक टर्म्स आते हैं दो जो न्यूट्रिशन के हवाले से हम पढ़ते हैं, ADF और NDF। तो ADF जो है ना वो हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं एसिड डिटर्जेंट फाइबर्स। ADF हम कहते हैं एसिड डिटर्जेंट फाइबर। NDF जो है ना हम कहते हैं कि न्यूट्रेंट डिटर्जेंट फाइबर। एसिड डिटर्जेंट फाइबर्स, न्यूट्रेंट डिटर्जेंट फाइबर्स। तो ADF में जो है ना सेलूलोज और लिग्निन ये ADF में आते हैं। एसिड डिटर्जेंट फाइबर्स ये मतलब ये वो फाइबर्स है सेलूलोज और लिग्निन जो एसिड डिटर्जेंट में सॉल्युबल होते हैं। NDF जो है ना ये सेलूलोज और लिग्निन तो ये इसको हम NDF कहते हैं। तो NDF जो है ना वो सेलूलोज लिग्निन उसको कंबाइनली हम NDF न्यूट्रिएंट डिटर्जेंट फाइबर कहते हैं, और जो ADF है वो सेलूलोज और लिग्निन को हम ADF कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना ये हमने प्लांट सेल वॉल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। अभी अगर सेल वॉल के अगर हम जनरल फंक्शन देखें तो सेल वॉल गिव शेप टू द सेल, इट्स गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, इट गिव स्ट्रेंथ टू अगेंस्ट टू द ऑस्मोटिक और टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह होता है कि एक सेल है, जिस तरह हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में वाटर इनसाइड जाते हैं तो ये फूल जाता है। जब ड्यू टू वाटर इनटेक ये द बैक्टीरियल सेल जो है ना वो फिर उसकी जो है ना उसमें वाटर की वजह से वो स्वेलअप होता है, तो इसकी में जो अंदर वाटर का प्रेशर है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जो स्वेलिंग उसमें आती है। तो उस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए सेल वॉल जो है ना उसको बर्स्टिंग से बचाती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि सेल वॉल गिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट द टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर ड्यू टू वाटर और टर्जिडिटी दैट इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसके खिलाफ जो है ना सेल को स्ट्रेंथ देता है। फिज़िकल बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस, मुख्तलिफ पैथोजेंस जो है ना वो एंटर नहीं होते, क्योंकि एक बैरियर है सेल वॉल, इसको पहला वो क्रॉस करेगी तो फिर सेल को एंटर हो जाएगी। तो ये एक फ़िज़िकल बैरियर, जिस तरह हमारे बॉडी में स्किन जो है ना एक फ़िज़िकल बैरियर है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फिज़िकल बैरियर, तो इसलिए ये जो है ना ये भी फिज़िकल बैरियर है टू द पैथोजेंस। इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं कि एक सेल है और दूसरा सेल है, तो उसमें सेल वॉल के कनेक्शंस होते हैं, उस सेल वॉल के कनेक्शंस को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा तो इसमें जो है ना सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी सेल वॉल की कनेक्शंस है। तो शेप टू द सेल, स्ट्रेंथ टू द सेल अगेंस्ट द टर्गर प्रेशर, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं, और पैसेज ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, पैसेज ऑफ मटेरियल जो है ना, जिस तरह हम पोर्स है या जिसको हम पिट्स कहते हैं, तो वो भी करते हैं।
हाँ, तो ये कुछ जनरल फंक्शंस थे और इस तरह हर एक लिर की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी कंपोजिशन हमने पूरी डिटेल से पढ़ी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और साथ ही इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और ताकि हम आपके लिए जो है ना अच्छा कंटेंट तैयार करें और आपको फ़ायदा पहुँचे।